ऐसा था, पहले यहाँ तक सीधा जा रहा था, फिर यहीं से बिल्कुल नीचे आके फिर ये था, ये भाई बना रहा है, ऐसा था फिर ऐसा फिर ऐसा। जिसने भी ऐसा कांड किया हो ना उल्टा पुल्टा, वो सही कर लेना भाई यार। नोट्स इधर उधर बाकी लोग देखते हैं तो फिर लोगों को लगता है कि ग्राफ भी नहीं पता तुम्हारे मास्टर को, है ना। तो ये मजाक नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूँ भाई। एक चीज मैं वापस से आपको रिवाइज करवा देता हूं। मुद्दा था कि किसी धरातल पर रखी गई वस्तु को खींचकर चलाना, जिसको हमने कहा था पुल, और दूसरी चीज थी जिसको हमने कहा था पुश, किसी थीटा कोण पर। और यहां पर हमने कहा था कि पुलिंग यानी चीज को खींचकर चलाना आसान होता है, और इसके कारण भी हमने दिए थे कि जब हम खींचते हैं तो ऊपर लग रहा नॉर्मल जो होता है वो कम हो जाता है। कम मतलब mg से ऐसा हो जाता है। जब अपन इसको नीचे की तरफ पुश करके धकेल कर आगे सरकाना चाहते हैं, उस कंडीशन में नॉर्मल जो आया वो आया कुछ ऐसा, आया कि नहीं आया। जितना ज्यादा नॉर्मल उतना ज्यादा घर्षण, उतना ही ज्यादा आवश्यक बल उसे चलाने में लगेगा। यही सिंपल सी बात थी। फिर मैंने यहां पर यह समझाया कि चूंकि ये पुलिंग आसान है, पुलिंग में लगाया गया एफ पुल जो फोर्स होता है वो कम पाया जाता है धकेलने की तुलना में। और फिर हमने कहा कि पुलिंग भी किस कोण पर अपने को आसान नजर आएगी। तो हमने कहा पहले तो वो पुलिंग मिनिमम कितनी होती है उसको हमने समझाया, ऊपर क्या म्यू एम जी, और नीचे एक पद बनता है जिसे आप ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा नामक पद से जानते हैं, और उसका अधिकतम मान यहां पर होता है अंडर रूट म्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी म्यू स्क्वायर प्लस। यानी न्यूनतम बल लगाकर अपने चलाने की कोशिश। अधिकतम बल लगाने के लिए मैंने किसी को कुछ बोल दिया था, माफी चाहूंगा मेरे उन शब्दों के लिए। नहीं हो गई वो बात। अभी यहां पर इस चीज को कोण निकालने के लिए हमने वो चीज भी सॉल्व की थी, और टेन थीटा कितना है था बेटे, ये यहाँ पर अपनी चीज समराइज होती है। और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है जो जो पूछा जा सकता है, वैसे ट्रेंडिंग रहती है ये चीज। चलिए इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, मैं आपको लास्ट क्वेश्चन शायद हमारा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बात को। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये एक दीवार और दीवार के साथ एक ब्लॉक जिसका द्रव्यमान है 10 kg, और दीवार और ब्लॉक की संपर्क सतह के बीच का म्यू है 0.4, और आप एक क्षैतिज बल F लगाते हैं जिसका मान यहां से है 500 न्यूटन, 500 न्यूटन। और अब आपको बताना है सबसे पहली चीज नंबर 1 कि नॉर्मल यानी अभिलंब प्रतिक्रिया बल कितना होगा। दूसरा घर्षण फ्रिक्शन। तीसरा त्वरण वस्तु का, है ना, दीवार का नहीं बता देना।
जी बेटा, सबसे पहले वाले में आप बता सकते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल 500। तो हम क्योंकि ऐसा जानते हैं ना कि इस वस्तु की जो ये संपर्क सतह है इससे इधर की तरफ ही नॉर्मल लगता है, जो बैलेंस कर देगा इस बाह्य बल क्षैतिज बाह्य बल 500 न्यूटन को। और कल ही हमने जाना भी था कि नॉर्मल बराबर एफ बराबर 500 न्यूटन। घर्षण बल, घर्षण बल निकालने की सर्वप्रथम जो प्रक्रिया होती है वो एफएल होती है। बहुत बढ़िया, एफएल होती है। एफएल निकालने के बाद ही हम कोई भी डिसीजन लेने लायक बन पाते हैं। और एफएल कैसे निकलेगा बेटे? एफएल को हम लिखते हैं क्या, म्यू एस इंटू, पर मैंने ये भी बताया था कि जब किसी सवाल में दो अलग म्यू ना देकर, तो वही म्यू एस भी है और वही, तो यहां से म्यू एस हो जाएगा कितना, 0.4, और नॉर्मल ऑलरेडी अपना 500 आ चुका है। इस वजह से यहाँ पर घर्षण की अधिकतम सीमा यानी सीमांत घर्षण बल 200, ये भी हमें पता लग गया। वस्तु चल रही है क्या? नहीं, वस्तु को यहाँ पर चलते नहीं दिखाया है प्रारंभ में सवाल में, पर वस्तु को चलने का प्रयास देने के लिए क्या कोई बाह्य बल मौजूद है? वस्तु को चलने का यानी नीचे की तरफ टपकने का प्रयास कराने वाला बाह्य बल mg 100 न्यूटन का है। और जिस जगह ये 100 न्यूटन बल नीचे लग रहा है उसके बिल्कुल साइड में एक संपर्क सतह है जो इसको रोके रखने के लिए ऊपर घर्षण बल लगा सकती है। और उस घर्षण बल की सीमा कितनी, खींच कितने से रहे हैं? ये घर्षण बल को यह मतलब ये जो सीमांत घर्षण बल है उसको तोड़ने के लिए ये 100 पर्याप्त है या नहीं है? चलेगी कि रुकेगी? यानी यहां पर जो घर्षण बल आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा बेटा? स्थैतिक, स्थैतिक। और उस स्थैतिक घर्षण बल का मान कितना होगा? 200 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 200 तो सीमांत घर्षण बल है। जब स्थैतिक घर्षण बल की बात हो रही होती है तो हम ये सोचते हैं कि इसको चलाने के लिए प्रयास कितने बल द्वारा किया जा रहा है, ताकि उतना ही बल विपरीत दिशा में स्थैतिक घर्षण बल लगाकर उस वस्तु को रोक दे। अनावश्यक एक्स्ट्रा बल स्थैतिक घर्षण कभी नहीं लगाता। जितनी चलाने की कोशिश है ठीक उसको विरोध स्वरूप रोकने की कोशिश में जितना चाहिए उतना ही बल लगता है। और चलाने की कोशिश 100 तो यहां से इसको रोकने की भी कोशिश 100। और चूंकि रोक पाने में समर्थ यहां पर स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है तो उस वस्तु को नहीं चलने दिया जाएगा, यानी त्वरण 0। घर्षण पक्का चलेगा या नहीं चलेगा? किधर चलेगा? त्वरित होगा। कितने त्वरण से? तो सबसे पहला काम क्या, यहां पर अपने को नॉर्मल निकाल लेना होगा बेटा। और वो देखते से ही किसके बराबर नजर आ जाएगा? नॉर्मल से क्या निकाल लेंगे? लिमिटिंग, हाँ के ना? लिमिटिंग हो जाएगा हमारा, किससे निकलता है लिमिटिंग? म्यू एस इंटू एन से। और म्यू एस 0.4 और एन 100, 0.4 गुणा 100 40 न्यूटन। भार कितना है? 50 न्यूटन, यानी mg यहां पर 50 न्यूटन लग रहा है। घर्षण उपलब्ध मात्र 40 है। रोक पाएगा? चलेगी? चलेगी तो क्या गतिक घर्षण आएगा? गतिक घर्षण दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि म्यू के का मान अलग है। तो उस म्यू के आधार पर अब अपने को एफ के ज्ञात कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी वस्तु पर एफ एल नहीं लगेगा, स्थैतिक घर्षण नहीं है। गतिशील चीज यहां पर अपने को दिखाई पड़ेगी, गुरुत्व के द्वारा ज्यादा बल लगाया जा रहा है जितना उसको रोकने के लिए लगाया जा रहा है उससे। तो एफ के का मान आ जाएगा म्यू के इंटू एन, और ये म्यू के 0.2 है तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। तो वास्तविकता में जो घर्षण बल लगेगा अब वो कैसा लगेगा? गतिक घर्षण, जिसको एफ के कहते हैं, और इसका मान 20 न्यूटन है। अब त्वरण इस बात पर निर्भर करेगा कि इस वस्तु पर नीचे कितना, 50, सॉरी 50,
ऊपर इस संपर्क सतह से गतिक घर्षण कितना, तो नीचे कुल बल 30 बटे द्रव्यमान 5, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किधर, मतलब इतनी बातें अगर अपने को समझ आ रही है तो बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा समय ले सकते हैं आप, सॉल्व करें, खुद का दिमाग लगाएं। कैलकुलेशन भी आप देख रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी कहीं कहीं आएगी नहीं, कैलकुलेशन गणनाएं बहुत ज्यादा नहीं है, सारा दिमाग घर्षण में, इस पूरे इस कंडीशन में सारा दिमाग का खेल है। किस तरीके से कितना फ्रिक्शन चाहिए, क्या रोकना है, क्या चलाना है, आवश्यकता किसकी है, अधिकतम उपलब्ध घर्षण कितना है, ये कुछ 4-5 सेलेक्टेड बातें रहती है। और हमारे सवाल में बात बिल्कुल बेसिक से इसीलिए कर रहे हैं। कभी मैंने सीक्वेंस उल्टी पुल्टी नहीं रखी, मेरी सीक्वेंस स्टैंडर्ड सेम है। पहले मैं नॉर्मल की बात किया, नॉर्मल से सीमांत घर्षण बल की, फिर तुलना करता हूं, चलता है तो मैं काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लेता हूं, फिर अंत में फ्री बॉडी डायग्राम मेरा काम कर देता है। हो गया। चलिए इस सवाल को हम देख लेते हैं। इस सवाल में हमसे कहा गया है दीवार दीवार की सतह पर ये ब्लॉक और इस पर ये बल, और ये बल मिनिमम कितना चाहिए। मेरी मेरी कहानी को सुनना पूरी, ताकि आपको अगले सवालों में भी यहां पर चीज समझ में आएंगी। ध्यान से सुनना, सिर्फ ऐसा नहीं कि इसी सवाल की बात कर रहे हैं, हम जनरलाइज बात करना चाह रहे हैं, और सब लोग ध्यान से दिमाग जो मैं कहना चाह रहा हूं वहीं पर लगाएं, बात को पूरी सुनना। जहां आप दिमाग से कहानी से बाहर चले जाएं, हाथ उठा देना चुपचाप से, मैं वहीं से रिपीट कर दूंगा। यहां इस सवाल में हमारे सामने प्रॉब्लम जो है वो ये है कि एक वस्तु है जो सामान्यतया जब भी हम किसी इस प्रकार से वस्तु को छोड़ते तो हमने हमेशा वो नीचे गिरती हुई देखी है। पर हम जब यहाँ पर इस किसी वस्तु पर क्षैतिज बल लगाते हैं तो दोनों की संपर्क सतह से जो घर्षण मिलता है, इस घर्षण के कारण ये रुक सकती है, अगर घर्षण पर्याप्त है तो। पर्याप्त किसकी तुलना में, mg की तुलना। यानी mg यहां है एक बल जो इसे खींचकर, और घर्षण है यहां बल जो इसे रोककर वहीं स्थिर बनाए रखना चाहता है। लड़ाई सिर्फ उन दोनों की है, जब जो जीतेगा वस्तु वही करेगी। mg जीता तो वस्तु, अगर सीमांत घर्षण बल बड़ा है तो वस्तु नहीं चल पाएगी। यहां पर वही है कि आपको उस f का, और f से क्या फर्क पड़ता है बेटा, f का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, नॉर्मल से, और नॉर्मल का घर्षण बल से, सीमांत घर्षण बल से, कि जितना ज्यादा f उतना ज्यादा नॉर्मल, उतना ही ज्यादा घर्षण। हमें तो रोकना मात्र है ना, और रोकने मात्र के लिए कितना कम से कम बल लगाकर मैं रोक सकता हूं। तो आप क्या चाहते हैं, रोकने मात्र के लिए यानी कम से कम बल के द्वारा अगर रोकना चाहते हैं तो ये mg ठीक किसके बराबर हो जाए, लिमिटिंग फ्रिक्शन की। मैं f ज्यादा लगा दूंगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और बड़ा हो जाएगा बेटा, पर मुझे ज्यादा बड़ा फोर्स नहीं चाहिए, मुझे कम से कम मेहनत के साथ इसे रोकना है।
ताकि ये चलाने वाला बल अपना अपने से छोटा हो जाए या ठीक बराबर भी हो जाए, तो भी अपन बैलेंस मान लेते हैं वस्तु को। तो हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि इस वस्तु का जो नीचे चलाने वाला बल है, या यूं कह दें, थोड़ा ऐसे लिखते हैं कि जो इस वस्तु पर ऊपर लगने वाला घर्षण बल है वो क्या होना चाहिए, पर्याप्त। घर्षण बल क्या होना चाहिए, पर्याप्त। का मतलब है कि वो बड़ा या ठीक बराबर हो किससे, mg से। और इस घर्षण बल को हम क्या लिखते हैं बेटा, म्यू एस इंटू, और n कितना है, f, जानते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू एस मतलब म्यू एस 0.4, और n कितना है फिलहाल, f, और m कितना है 50। तो f बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके, 50/0.4 के। f बड़ा या बराबर होना चाहिए 125 न्यूटन। तो यहां से क्या शिक्षा मिलती है कि f 125 के बराबर, या आपको क्या चाहिए, कितना होगा 125, उतने में आपका काम चल जाएगा। नॉर्मल 400 सही, घर्षण ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये वाला मिटा दूं,
हाँ जी, इसमें नॉर्मल क्या बोल रहे थे बेटे? 400। घर्षण 200। त्वरण, त्वरण 40। 40 त्वरण कितने लोगों का है? 5 और 6, 11 और 2, 3, 14 लोगों का। बाकियों का क्या आ रहा है बेटे? कितना? चलिए देखते एक बार, देखिएगा। हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इस लगाए गए बल के घटक कैसे हो, क्योंकि कोण पर जब भी कोई समस्या होती है सबसे पहले हमारा काम घटकों का होता है। ये घटक और ये घटक इस बल के। तो ये 37, तो ये वाला कोण कितना बेटे? 37। तो एफ जो बल लगाया जा रहा है, एफ का 37 कॉस 37 घटक कितना होता है? 400। और एफ का साइन 37 घटक कितना होता है? 300। ये 400 वाला घटक क्या इसे सतह के अनुदिश दबा रहा है इधर? तो सतह से अभिलंब प्रतिक्रिया बल एन मिलेगा, और वो एन कितना मिलेगा? 400 न्यूटन, क्योंकि क्षैतिज में और कोई बल नहीं है। तो नॉर्मल यहां से अपन कह देंगे एन बराबर 400 न्यूटन। उसके बाद बात आती है कि इस एन के आधार पर हमारा अगला जो स्टेप होता है वो क्या होता है? एफ एल निकालना। हम यहां से एफ एल सीमांत घर्षण बल निकालेंगे। तो म्यू कितना है? 0 और एन कितना आया है? 400। तो ये एफ एल की लिमिट क्या हो जाएगी? 200 न्यूटन। फिर ये देखना है इसे चलाने के लिए कितना बल लगाया जा रहा है। तो गौर से देखिएगा बेटा, ऊपर कितना लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है? 20 mg यानी 20 न्यूटन। गौर से सुनना मेरी बात को, और ध्यान से इस पूरी चीज को सुनने की फिर से कोशिश करना कि इस वस्तु पर जो बाह्य बल है उसका ये ऊपरी घटक कितना है? 300। और नीचे गुरुत्वीय बल 20। तो कुल बल जो इसे ऊपर की तरफ सरकाना चाहता है वो कितना हो गया? 280। कुल बल जो इसे ऊपर की तरफ सरकाना चाहता है, चलाना चाहता है, वो कितना हो गया? 280। उसे रोकने के लिए कौन है? घर्षण। पर घर्षण क्या 280 से बड़ा है? छोटा है। कितना? 200। तो वस्तु चलेगी या नहीं चलेगी? घर्षण गतिक होगा कि स्थैतिक? अब गतिक घर्षण अगर यहां पर है तो उस गतिक घर्षण का मान फिर से क्या लिखा जाएगा? वही समान म्यू, वही समान एन, यानी गतिक घर्षण भी कितना ही है? 200 ही है। किधर लगेगा वो घर्षण बल? सतह के अनुदेश नीचे की ओर। नीचे क्यों लगेगा? क्योंकि वस्तु पर, आप यहां पर मैं फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं बेटा, देख लेना कि इस वस्तु पर ऊपर की ओर कितना लगा? 300। नीचे कितना लगा? 20। वस्तु चलना किधर चाहती है? तो घर्षण किधर लगेगा? कितना लगेगा? सीमांत घर्षण बल से ज्यादा बल है तो गतिक लगेगा, और गतिक घर्षण का मान 200 न्यूटन, जो कि फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो घर्षण बल आपका 200 न्यूटन और नीचे की ओर। अब अंत में बात आती है त्वरण की, क्योंकि आपको पता है कि इस पर ऊपर 300 है, नीचे 20 है, और नीचे ही 200 भी है। तो कुल बल कितना हो गया इस पर? 80। ऊपर की ओर 80 कुल बल बटे 2, तो आ जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किस दिशा में? ऊपर की दिशा में। कोई भी, किसी को भी कोई भी डाउट किसी चीज में? बीस, 4, 60। बिल्कुल सही, बढ़िया। सबसे पहले मैं वैसी बात करूंगा कि आप आसान से आसान सवाल से लेके कठिन से कठिन सवाल में स्टैंडर्ड सोच वही रखें।
सोच कि जैसे मैंने यहां से कहा कि अगर इस सवाल को मुझे सोचना है सबसे शुरुआती लेवल पे, मैं ये मानकर काम करूंगा कि निकाय नहीं चल रहा है। मैं ये मानकर सोचता हूं कि निकाय नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है तो इस पर नीचे की तरफ खींचकर लाने वाला बल कितना है? 100, जो इसे चलाने की इच्छा रखता है। और अगर ये नहीं चल रहा है तो यहां रस्सी में तनाव कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 100 ही हो जाएगा। और यही तनाव टी 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 यानी यहां पर भी 100 न्यूटन का ही बल होगा, जो शायद इसे खींचकर चलाना चाहता है। और उसी सतह पर रोकने के लिए उपलब्ध सतह के अनुदिश एक और बल है घर्षण बल। उस घर्षण बल की हम क्या ज्ञात कर लें? सीमा ज्ञात कर लें, सीमांत घर्षण बल ज्ञात कर लें, जो कि म्यू इंटू एन यानी 20 न्यूटन। लिख दो सीधा, म्यू इंटू एन, एन मतलब 100, 100 गुणा 0.2, 20 न्यूटन। और ये सीमांत घर्षण बल काफी छोटा है 100 की तुलना में, यानी वस्तु तो चलेगी। तो अब यहां से हमारा पहला निर्णय भी क्लियर है कि यहां पर लगने वाला घर्षण बल एफ के है, जिसका मान 20 न्यूटन है। तो हमारा घर्षण हमने लिख दिया एफ के 20 न्यूटन। अब आपको समझ में आ गई सारी कहानी। इसके बाद तो वही सिंपल पुरानी कहानियां हैं, नीचे 100 पीछे 20, कुल बल 80। तो कुल बल 80 बटे कुल द्रव्यमान 20, और यहां से निकाय का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका नीचे और इसका आगे। इसके बाद तनाव निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तनाव यहां से लेकर यहां तक सेम है, वो वाला कॉन्सेप्ट। एम बिलो नीचे का द्रव्यमान, और ये वस्तु त्वरित किधर है? तो हम यहाँ तनाव ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा वो कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। एम नीचे गुणा त्वरित की नीचे है तो जी माइनस एम, नीचे कितना है 10, और जी माइनस ए 6, यानी 60 न्यूटन। वो यहां पर भी हर जगह सेम ही आता है। वो कागज पड़ा है बेटा नीचे। इसके पहले तक का लिख लिया ना ये वाला? नहीं भी लिखा है तो कर लेना, वो हो जाएगा खुद से। चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इस सवाल में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप एक द्रव्यमान एम, जैसे पुरानी कहानी से अगर रिलेट करें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा मैटर। किस पुरानी कहानी में रोकने वाला बल कौन था? घर्षण। खींचने वाला बल कौन था? गुरुत्वीय बल। जो लटका हुआ द्रव्यमान है उसका गुरुत्वीय बल। ये वस्तु नीचे चली क्यों? क्योंकि खींचने वाला चलाने वाला बल 100 न्यूटन बड़ा है किससे? रोकने वाले बल यानी घर्षण से। इसलिए वस्तु त्वरित होगी ही होगी। और मजे की बात यहां पर यह है कि इस सवाल में अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे क्या जानना है कि यहां पर खींचने वाला बल कौन है? 100। और हम चाहते हैं कि यह वस्तु ना चले, हम चाहते हैं कि इस वस्तु को स्थिर रखा जा सके। तो उसके लिए पीछे की तरफ लगने वाला घर्षण बल क्या होना चाहिए? पर्याप्त। पर्याप्त यानी कम से कम 100। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे कि इस पर जो घर्षण बल लग सकता है वो एफ एल लग सकता है, और उस एफ एल को 100 या 100 से ठीक बड़ा होना चाहिए। हाँ कि ना? 100 भी हो जाएगा तो भी हमारा काम हो जाएगा। और एफ एल का मान इस घर्षण बल पर जो इस पर लगेगा वो कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एन। एन कितना है? एम जी। 0.4 को जी यानी 10 से गुणा करो तो 4। तो एम, एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100/4, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25। यानी एम का मान 25 या 25 से हमें क्या चाहिए?
यानी कितने में हमारा काम चला लेंगे हम? 25 में चला लेंगे। हाँ भाई, बोलेगा। ये जो भी लिख रहा है अभी रुक जाओ, पहले ये सवाल और इसको समझ लो और इसको इसको लिख लो। देखो इस सवाल में क्या है, मुद्दा वही है, पुरानी ही बातें हैं पर पैटर्न नया। क्या नया पैटर्न है कि एक टेबल है और टेबल पे एक चेन ली गई, चेन का कुल द्रव्यमान, कुल लंबाई, कुल मतलब ये यहां से यहां तक की। अब उसमें से क्या होता है बेटा कि जब कभी भी यहां पर, जैसे मान लो ये चेन यहां पर मैंने रखी, और चेन अगर पूरी टेबल पे है तो पूरी टेबल पे सुरक्षित रहेगी। आप जब इस चेन का थोड़ा सा हिस्सा नीचे लटका देते हो तो उससे क्या हो जाता है कि एक भार बल डेवलप होता है। वो भार बल चेन को किधर खींच के लाना चाहता है, पर चेन नीचे खींच के नहीं जाती क्योंकि ऊपर रखी हुई चेन का हिस्सा घर्षण बल लगा रहा होता है जो चेन को सरक कर नीचे गिरने नहीं देता। अब जैसे जैसे अपन यहां पर ये नीचे लटका हुआ हिस्सा बढ़ाएंगे, भार बल और घर्षण बल होगा कि नहीं होगा? जैसे जैसे ये नीचे लटका हुआ हिस्सा बढ़ाएंगे, भार बल क्यों बढ़ता जाएगा? एम मिलो ज्यादा होता जाएगा। और घर्षण बल कम क्यों? क्योंकि जितनी छोटी चेन उतना कम घर्षण, जितनी छोटी चेन उतना कम भार, और जितना कम नॉर्मल उतना कम घर्षण। अब यहां से हमने सरकाते गए सरकाते गए सरकाते गए, एक पॉइंट ऐसा आ गया, उससे अगर इतू सा भी ज्यादा सरकाया चेन सरक कर, तो लिखेंगे सवाल। चेन के लटकाए गए हिस्से, चेन के लटकाए गए भाग, चेन के लटकाए गए भाग का की अधिकतम लंबाई, चेन के लटकाए गए भाग की अधिकतम लंबाई x ज्ञात करो, x ज्ञात करो, जब तक कि जब तक कि चेन को स्थिर, जब तक कि चेन को स्थिर रखा जा सकता है। क्या बोल रहा है? हाँ,
तो बेटे इस सवाल पर मैं बात करता हूं। इस सवाल में दो चीजें हैं, एक ऐसी चीज जो भार बल के नाम से हम जानेंगे और जो वस्तु को खींचकर नीचे सरकाने का प्रयास कर रही है, ये वाली, और एक ऐसी चीज जिस पर लग रहा घर्षण बल इसे पीछे की तरफ घर्षण लगकर रोकने का प्रयास कर रहा है। सवाल पढ़कर मुझे बस ये बता दे, रोकना चाहते हो या चलाना चाहते हो? रोकना चाहते हैं। रोकना चाहते हैं तो घर्षण बल क्या होना चाहिए? पर्याप्त। पर्याप्त यानी सीमांत घर्षण बल मस्ट बी ग्रेटर देन भार बल। कौन सा भार बल? इस वाले लटकी हुई चेन का भार बल। सीमांत घर्षण बल कैसे निकलता है? तो आप लिखते हैं म्यू इंटू एन, और ये फिर से लिख दूंगा मैं भार बल। मैं वापस से भार बल लिखकर फिर से तीर बनाऊंगा ताकि आपको समझ में कि हम भार बल में सिर्फ उस लटके हुए हिस्से की बात कर रहे हैं। अगर यहां पर ये लटका हुआ हिस्सा x लंबाई का है तो ऊपर वाली चेन, और हमने यहां पर नॉर्मल निकालने के लिए पता है ना, नीचे ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, तो म्यू है। अब इस ऊपर वाले हिस्से का n नॉर्मल बता सकते हो? mg के बराबर। mg किस हिस्से का? L माइनस एक्स हिस्से का। और मास निकालने के लिए मैंने किसी भी चेन के लेंथ का, चेन के टुकड़े का मास निकालने के लिए कहा था m बाय एल से उस टुकड़े की लंबाई को गुणा करके g से गुणा कर दो। सही। और ये बड़ा होना चाहिए किस चीज से? इस लटकी हुई चेन के भारबल से। लटकी हुई चेन का फिर से द्रव्यमान निकालना पड़ेगा ना। लटकी हुई चेन का द्रव्यमान m बाय एल गुणा एक्स इंटू जी। ये स्टेप बताओ, ये क्या है? सीमांत घर्षण बल जो इस ऊपर वाले हिस्से पर इस दिशा में क्यों लग रहा है घर्षण? कोई बता सकता है? चलाने का प्रयास इधर सरकाने की कोशिश कर रहा है, तो रोकने का प्रयास विपरीत दिशा में लगेगा। और मुझे निकालना क्या है? x। जो कट सकता है वो म्यू एम बाई एल और जी काट दूंगा। एक तो म्यू बचेगा इधर, एक एल माइनस एक्स बचेगा इधर, और मैं ठीक उस अधिकतम हिस्से की बात करता हूं तो ये ग्रेटर के बजाय क्या लगा दूं? बराबर इंटू एक्स। यहां से एक्स का मान निकाल लेना, मैं सीधा लिख देता हूं, आना चाहिए म्यू बाई एल म्यू प्लस वन। इसके बाद सॉल्व कर लेना आप, है ना? आंसर ये आना चाहिए। पिछले 4-5 सवालों में आप एक शब्द बार बार पढ़ रहे हैं, एम का अधिकतम मान, एम का न्यूनतम मान, या त्वरण का अधिकतम मान या त्वरण का न्यूनतम मान। ये क्यों आ रहा है ये शब्द न्यूनतम अधिकतम? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि सीमांत जो स्थैतिक घर्षण होता है वो एक फिक्स वैल्यू नहीं होती। वो क्या होती है? एक रेंज होती है। वो जीरो भी लग सकता है, वो मैक्सिमम एफएल भी लग सकता है, हाँ के ना? और जब जब ऐसे शब्द आएंगे तो आपको समझ में आ गया कि हर सवाल में अपन उस स्थैतिक घर्षण में किस चीज को यूज कर रहे हैं? एफएल को। वो एफएल एक सीमा है, एक लिमिट है। उस सीमा से हमें डिसाइड हो जाता है कि हम किस वैल्यू तक जा सकते हैं, किस वैल्यू तक बढ़ सकते हैं, या किस वैल्यू तक कम हो सकते हैं। तो आप जब भी ये अधिकतम और न्यूनतम वाला काम होगा, आप समझ जाएंगे कि मुझे सीमांत घर्षण बल की जगह सीमांत घर्षण बल का उपयोग करना है।
आ गया? हो रहा है? सोचो, सबसे सीक्वेंस वही रखनी है, पहले नॉर्मल निकाल लो। नॉर्मल निकालने में धज्जियां उड़ जाएगी। धज्जियां उड़ने से बचने का तरीका क्या है बताऊं? इस गाड़ी पर ही बैठ जाइए, इस गाड़ी पर ही बैठ जाइए, क्योंकि गाड़ी पर बैठने का फायदा ये होगा कि आपको ये त्वरण नजर, इसके बदले यहां इस वस्तु पर पीछे MA लगा डालो, खत्म। अब आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये वही सवाल बन चुका है अब जो ये वाले सवाल थे। सिंपल यही वाले सवाल बन गए, जिसपे इधर तो 100 लग रहा था ना, बिल्कुल उसमें अब कौन लग रहा है? MA। और सरकने वाली बात कर रहे हैं तो वही सरकना रोकना सब चीजें वही की वही हमारी अप्लाई हो जाएंगी। तो सवाल भले कितना ही खतरनाक हो जाए, बेसिक्स अपने को पता होने चाहिए कि यहाँ पर भले ये निकाय चलता बनाया जा रहा है, पर चीज को अपन क्या चाहते हैं? सापेक्षिक रूप से स्थिर रखना चाहते हैं। तो हम उसी निकाय पर जाकर बैठ जाएंगे, त्वरण को हटाकर स्यूडो फोर्स लगाकर सारा काम कर डालेंगे। यानी कुल मिलाकर अब ये सवाल ये है, ये A की दीवार है और ये ब्लॉक B है। इस ब्लॉक B पर इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है? MA। तो यहां से संपर्क सतह से नॉर्मल कितना लगेगा? MA। तो यहां पर सीमांत घर्षण बल FL कितना लगेगा? म्यू इंटू MA, हाँ के ना? और नीचे चलाने के लिए क्या लग रहा है? आप रोकना चाहते हो, रोकना चाहते हो तो ये सीमांत घर्षण बल क्या होना चाहिए? बराबर। मैंने कहा ना आप बराबर यूज कर सकते हो, किसके? FL के। किसके बर होना चाहिए? MG के। खत्म, क्वेश्चन यही खत्म। क्योंकि FL को लिखना आप जानते हैं, MG MSEM ज्ञात क्या करना है? A बराबर G बाय म्यू। G म्यू, पॉइंट हटाने के बदले ऊपर 100/6 को क्या कहते हैं? 50/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, यहाँ नॉर्मल को, वो गलती से फ्लो में ऐसा हो गया। नॉर्मल को क्या लिखेंगे बेटे? MA। कोई भी समस्या है, मतलब आपको कोई चीज ऐसा होता है ना कि यार नहीं हजम हो रही है, वो वाली बात भी है तो अपन इसको डिस्कस कर सकते हैं फिर से कि क्यों ऐसा हुआ या क्या ऐसे कारण वगैरह, तो अपन बात कर सकते हैं आप चाहे तो। चले, क्योंकि हाँ बेटे, FL नहीं समझ आया बेटे। आप इस वस्तु पर जैसे आप गाड़ी के फ्रेम में आ गए, गाड़ी के फ्रेम में आके आपने क्या पाया? स्यूडो फोर्स। ये स्यूडो फोर्स क्या कर रहा है? इस सतह पर नॉर्मल एक्सर्ट कर रहा है। यहां तक की बात समझ आई? क्योंकि हम जानते हैं जिस निकाय से, जिस तंत्र से अब हम देखना चाह रहे हैं, उस निकाय को वैसे तो मैं न्यूटन से लॉ नहीं लगा सकता क्योंकि वो निकाय अजड़त्वीय है, पर अजड़त्वीय को जड़त्वीय बनाने के लिए हम क्या लगा देते हैं? स्यूडो। वो लगा देने के बाद मेरा नॉर्मल आ गया। ये पहली स्टेप, मेरे हर सवाल की 100% पहली स्टेप यही होती है, हो गया। अब आप जानते हैं कि इस वस्तु के लिए जो स्लाइडिंग की, फिसलने की इच्छा है, किसके कारण है? तो ऊपर कौन लगेगा? और उस घर्षण बल का काम क्या होगा? वस्तु को फिसलने से रोकना। और वस्तु को फिसलने से रोकने के लिए अधिकतम कितना घर्षण हमारे पास होता है? FL। आप कम से कम त्वरण के साथ, यानी कम से कम नॉर्मल के साथ ज्यादा से ज्यादा घर्षण प्राप्त करना चाहते हैं। यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। कम से कम त्वरण के साथ आप वस्तु को रोकना चाहते हैं, तो कम से कम त्वरण का मतलब क्या है? कम से कम MA। और कम से कम MA का मतलब उतना ही कम नॉर्मल। पर नॉर्मल से आप पर्याप्त घर्षण लेना चाहते हो, और पर्याप्त घर्षण लेना चाहते हो तो आप घर्षण का
अधिकतम मान उपयोग में लेना पड़ेगा, और वो घर्षण का अधिकतम मान इतना हो कि वो mg के या तो mg से या तो बड़ा हो या बराबर हो। तो सीमांत घर्षण बल पर्याप्त, पर्याप्त का मतलब इस खींच रहे बल, चलाने वाले बल से बड़ा या बराबर हो। तो आप चाहे तो यहां पर बड़ा या बराबर का चिन्ह उपयोग में ले सकते हैं। यानी त्वरण का मान 50/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बड़ा या बराबर होना चाहिए। आपको न्यूनतम जानना है, इसीलिए आपने अपना काम किससे चला लिया, 50/3 से। ठीक है, चलिए अब यहां से क्योंकि थोड़े से कॉन्सेप्ट बदलेंगे, अब हम नत तलों पर और इस तरीके की चीजों पर बात करेंगे, है ना, इसीलिए चलिए। तो अभी एक छोटा सा काम और बचता है, काइनेमेटिक्स में इसके कैसे उपयोग होते हैं, काइनेमेटिक्स पर आधारित सवाल कैसे बनते हैं, उन पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन काइनेमेटिक्स। इसका मतलब क्या है, गौर से सुनना। स्थिति समझो पहले, फिलहाल एक साधारण सी स्थिति है कि एक वस्तु है, ये एक खुरदरे नत तल पर रखी हुई है, जिसके लिए म्यू एस है और म्यू के है। और इस वस्तु को यहाँ t बराबर 0 से किसी चाल u से क्षैतिज रूप से फेंक दिया, इस तरीके से। और आप जानते हैं इस तरीके से फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण धीरे धीरे मंदित होगी और थोड़ा आगे चलकर कहीं तक रुक जाएगी। डिपेंड किस पे करता है, कितने ज्यादा वेग से मैंने फेंका है, और दूसरी चीज की घर्षण कितना ज्यादा है। इन दो बातों पर निर्भरता रहेगी कि ये वस्तु कहां आकर अंत में रुक जाएगी, स्थिर हो जाएगी, रेस्ट पर आ जाएगी। तो यहां से यहां तक आने में एक तो हमारे पास सवाल बनता है कि कितना समय लिया गया, और एक सवाल बनता है यहां से यहां तक आने में दूरी कितनी चली गई। इस दूरी को कहते हैं, ये दूरी जितना यहां से चली गई है, इस दूरी को कहा जाता है बेटे स्टॉपिंग डिस्टेंस। समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना तो समझ जाएंगे ना। स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब यह है कि अंत में वेग शून्य होने तक में कुल कितनी दूरी ये चला है। पर इस सब के पहले आप जानते हैं हमें यहां पर एक चीज निकालनी पड़ेगी, वो है कि घर्षण के कारण मिलने वाला मंदन कितना है। हाँ के ना, मंदन हमें पता लगना जरूरी है, और वो मंदन निकालना बहुत ही चुटकियों का खेल है। आप इस वस्तु पर जिसको आपने क्षैतिज में फेंक दिया है, इस पर कुल बल जो लग रहा होगा, किधर लग रहा होगा बेटे, वस्तु की गति के, वस्तु गतिशील है तो घर्षण का प्रकार एफ के का मान म्यू के इंटू, और एन का भी अगर मैं मान पूछूं, चूंकि क्षैतिज तल है तो एन को क्या लिख दूं, आंखें ना। यहां तक की बात में कोई तकलीफ हो तो किसी को, ठीक है। अब इसके बाद में काइनेमेटिक्स के उपयोग की बात करता हूँ। काइनेमेटिक्स एक ऐसी चीज रहती है बेटे, जहां पर जब वस्तुएं चलती है ना, तो वहां दिशा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। किस तरफ वेग है, किस तरफ त्वरण है, क्योंकि किसी एक दिशा को आप धनात्मक मानते हैं और किसी एक दिशा को ऋणात्मक मानते हैं। बिना चिन्ह के, बिना चिन्हों के काइनेमेटिक्स को डायरेक्ट डील नहीं किया जा सकता, क्योंकि चिन्ह बदलने से सारी गणित, सारी चीजें बदल जाती है। त्वरण बंधन बन जाएगा, बंधन त्वरण बन जाएगा, समझ रहे ना बेटा। तो यहां पर हमारा ये त्वरण, ये जो बल लग रहा है, ये पीछे लग रहा है। पीछे वस्तु की गति के विपरीत लगने वाला बल क्या उत्पन्न करेगा, त्वरण की मंदन, मंदन। तो हम यहां पर क्या मान लेते हैं, इस दिशा को धनात्मक और इस दिशा को ऋणात्मक। तो जो मंदन है मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं कि जो मंदन है वो कितना हो जाएगा, वो किसके कारण आ रहा है, एफ के बटे एम। और यहां पर उस मंदन का मान कितना हो जाएगा, म्यू के एम जी बटे एम। तो उस मंदन का मान कितना हो गया, म्यू के इंटू जी, जिसको मैं यहां पर फिलहाल ए से भी लिख देता हूं। ठीक है, चिन्ह नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मैंने वहां शब्द क्या इस्तेमाल किया है, बंधन। बंधन मतलब जब मैं समीकरण में इस्तेमाल करूंगा तो माइनस के साथ इस्तेमाल करूंगा, मानते हैं, मानते हैं ना बेटा। तो यहां पर अब स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात होती है।
यहां पर काइनेमेटिक्स में भी मैं ये बात कर और यहां पर फिर से ये चीज मैं कह देता हूं कि जब जब अपन उसको रोकने तक में चली गई दूरी ज्ञात करना चाहते हैं तो हम गति की तीसरी समीकरण इस्तेमाल करेंगे। गति की तीसरी समीकरण v स्क्वायर बराबर हमारे इस सवाल में v क्या है, u त्वरण की जगह मंदन, और ये वाली दूरी जो हम ज्ञात करना चाहते हैं, इस -2s को उधर ले लू, +2s हो जाएगा, और 2a से भाग दे दूं तो s बराबर u स्क्वायर बाय 2a। ये हो गई हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस, जहां a का मान म्यू के इंटू माइनस अब इस्तेमाल, क्योंकि माइनस में ऑलरेडी लगा चुका, मंदन है मुझे पता है, मंदन में माइनस आता है वो मैं लगा चुका हूं। अब मुझे क्या रखना है, सिर्फ परिमाण, और उस a का परिमाण कितना है, म्यू के इंटू जी। तो हमारे लिए यहां से ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा म्यू के इंटू जी। पर मुझे ये याद ना रख के ये याद रखना है बेटा, क्योंकि ए का मान परिस्थितियों के अनुसार बदल जाएगा, तो बेहतर है ए का मान तो जैसे मैंने निकाला वैसे ही निकालेंगे नॉर्मल, और उस फॉर्मूले में रख देंगे। दूसरी चीज जो मुझे यहां से निकालनी है वो है स्टॉपिंग टाइम, यानी वस्तु के द्वारा रुकने में लगा गया समय, और इसके लिए आप पहली गति की समीकरण का यूज करते हैं। पहली गति की समीकरण क्या होती है, v क्या चाहिए मुझे, u क्या है, त्वरण क्या है, और समय मुझे यहां पर निकालना है, तो मैं समय के लिए क्या लिख दूंगा, u बटे, और इसको याद रखेंगे। बस आप इस परिस्थिति में a का मान कितना जान पा रहे हो, म्यू के इंटू, आसान रहेगा। हम आप उपयोग करेंगे इसका 2 3 4 बार, नक्कलों पर भी इसका थोड़ा सा यूज होता है, इसलिए अपन ध्यान से इसे याद रखेंगे। फिलहाल नोट करें, मैं उस जगह पे उधर सवाल लिख देता हूं।
म्यू के। चले, आंसर उसमें आ गए होंगे। सीधे सीधे फॉर्मूले अप्लाई कर लेंगे अपने को। दूरी, जितनी दूरी चलकर घिसट कर वो रुक जाती है वस्तु, वो दूरी 50 दी हुई है। वेग भी दिया हुआ है, म्यू के निकालना है। तो हम जानते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस जो एस का फॉर्मूला है वो है यू स्क्वायर बटे 2a। एस दिया हुआ है 50, यू दिया हुआ है 20 का स्क्वायर बटे 2 गुणा ए। ये दो उधर जाकर 100 बनेगा, और ये 220 का स्क्वायर 400 आएगा। 100 की दो जीरो से 400 की दो जीरो हम काट देंगे, और वहां से अपने को त्वरण ए का मान मिलेगा 4, सॉरी मंदन का मान मिलेगा 4। और जो ये मंदन 4 है, इसका हमने क्षितिज में क्या फॉर्मूला सीखा, म्यू के इंटू जी बराबर 4। जी कितना है, 10, तो 4/10.4। तो म्यू के बराबर 4/10 बराबर 0.4। फिर बात आती है स्टॉपिंग टाइम की। स्टॉपिंग टाइम का सीधा साधा फॉर्मूला क्या है, यू बटे ए। यू कितना है, ए कितना है, चलिए।
फर्स्ट लेक्चर में हमने एक बात कही थी कि जब हम किसी एक वस्तु को किसी सतह पर रखते हैं और वो रखी गई वस्तु जिस सतह पर रखी, अगर वो सतह स्मूथ है, चिकनी है, तो वहां पर एक संपर्क बल लगता है जिसे आप क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन एन। फिर मैंने कहा था कि वो सतह चिकनी है या रफ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संपर्क बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल नॉर्मल तो लगेगा, जो कि उन दोनों सतहों के संपर्क में आने के कारण लगता है और संपर्क सतह के लंबवत लगता है। फिर हमने कहा था कि जब वहां पर खुरदरी सतहें, रफ सतहें हो जाती हैं और उन रफ सतहों पर जब उस वस्तु को चलाने का प्रयास किया जाता है तो उस चलाने के प्रयास का विरोध करने के लिए एक विपरीत दिशा में घर्षण बल आता है। ये घर्षण बल भी किसने लगाया, सतह ने। ये नॉर्मल भी किसने लगाया, यानी सतह से संपर्क के कारण अब बल के दो घटक हैं, एक घटक अभिलंब प्रतिक्रिया बल और दूसरा घटक फ्रिक्शन, और इन दोनों का जो परिणामी है उसी को हम क्या कहते हैं, एफसी, कुल संपर्क बल। सही। तो यहां से हम कह देंगे कुल संपर्क बल या एफसी कैसे निकलेगा बेटे, अंडर रूट के अंदर एन स्क्वायर प्लस एफ आर स्क्वायर। यहां तक की बात ठीक है, टुकड़ों में दो तीन अलग अलग बातें करनी पड़ेगी, इसलिए पहले बोलो यहां तक का मैटर ठीक है। अब अपने को पता करना है इस एफ सी की रेंज। एफ सी रेंज, ये इस निकाय में आप देखें, अगर चलाने का प्रयास यानी लगाया गया बल शून्य हो या घर्षण हो ही ना, उससे कौन जीरो हो जाएगा, ये बाह्य बल या घर्षण म्यू ही ना हो तो एफ आर क्या हो जाएगा, पर ये तो, यानी इस कुल संपर्क बल में ये घटक तो हमेशा जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। यानी अगर मैं कहूं कि इस चीज में, एफ सी में, कुल संपर्क बल में न्यूनतम मान हमेशा क्या पाया जाएगा, वो पाया जाएगा एन। आया ना। घर्षण की मौजूदगी से दूसरा घटक जो होता है वो हमें यहां पर दिखाई देता है, और ये घर्षण बल जितना हम लगाने का, इसको चलाने का जितना ज्यादा प्रयास करने के लिए बल लगाते हैं, घर्षण बल उतना ही, ये जितना बड़ा है ये भी उतना ही, ये जितना बड़ा है फिर से ये उतना ही, एक लिमिट तक। यानी जब मैं इस एफ सी के अधिकतम मान की बात करूंगा, उस अधिकतम मान में एन का भी अधिकतम मान लूंगा और इस फ्रिक्शन का भी, और एन का कोई अधिकतम न्यूनतम मान नहीं होता। इस सवाल में एन बराबर एम जी है तो वो हमेशा एन बराबर एम जी ही रहेगा, चाहे ये लगाया गया बल मैं कितना भी बढ़ा लू घटा लू, हाँ के ना, क्योंकि बल मैंने क्षैतिज लगाया है। तो मैं यहां पर इस अधिकतम संपर्क बल के लिए इस संपर्क बल के फॉर्मूले में एन को, इस फ्रिक्शन को अधिकतम यूज कर सकता हूं, हाँ के ना। और इस फ्रिक्शन की अधिकतम वैल्यू कितनी होगी बेटे, तो आप कह देंगे अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस म्यू एस इंटू एन स्क्वायर। मानते कि नहीं मानते, कोई आपत्ति हो तो बोल दो कि सर कैसे लिखा ये म्यू एस एन या कुछ ऐसा। हाँ, हाथ से। मैं तो फॉर्मेलिटी के लिए पूछता हूं कि कैसे लिखा, किसी को डाउट होता तो ये पूछ लेता है भाई। ठीक है मुद्दा, कि यहां पर हम अधिकतम संपर्क बल की बात कर रहे हैं और अधिकतम संपर्क बल तब पाया जाएगा जब इस समीकरण में ये घर्षण बल अधिकतम हो, और घर्षण बल का अधिकतम मान ही क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ आर मैक्सिमम ही एफ एल है और इसका मान म्यू एस इंटू
वही मैंने यहां लिख दिया है। और देखो यहां n और यहां n में से n कॉमन आ जाए, तो अंदर क्या बचेगा, म्यू एस स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहां 1 है तो ये 1 लिख दिया, यहां म्यू एस है तो म्यू एस स्क्वायर। ये हो गई इसकी परास। सुनते जाना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो बताओ एक बार। नहीं नहीं, अरे नहीं, अभी ये नहीं, अभी ये नहीं लिखना, रुक जा। हाँ ये तो विश्रांति कोण होता है, ये नहीं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे पहले। हाँ ये तो मुझे पता है, ये मुझे पता है, इसके लिए नहीं पूछा था। तो यहां पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसको आप यहां पर हिंदी में लिख देंगे घर्षण कोण, इसकी हम बात करते हैं। मैंने कहा ये टुकड़ों में छोटी 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 सी चीजें हैं, तो ध्यान से इनको सुनते समझते जाना, ध्यान से देखना बेटा। कि घर्षण कोण, इसकी परिभाषा में लिखवा दूंगा, पहले मैं समझा देता हूं होता क्या है। तो हमने अभी हाल जस्ट बात की कि जब किसी वस्तु पर इस प्रकार से बाह्य रूप से अप्लाइड फोर्स हम लगाते हैं, तो यहां पर सामान्यतया नॉर्मल तो लगता ही लगता रहता है, पर जब हम जिस क्षण पर इस घर्षण का अधिकतम मान इस्तेमाल करते हैं, यानी एफएल इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो आता है संपर्क बल एफ कांटेक्ट, ये भी क्या आता है, मैक्सिमम। और इस मैक्सिमम संपर्क बल द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण ही क्या कहलाता है, घर्षण कोण कहलाता है। और यदि मैं इस घर्षण कोण को पता करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं घर्षण कोण लैम्डा को पता करने के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं कि मैं tan लैम्डा का इस्तेमाल करूंगा, tan थीटा। ध्यान से समझना बेटा, ये नॉर्मल है, ये अधिकतम घर्षण बल है। नॉर्मल और अधिकतम घर्षण बल का परिणामी क्या आ गया हमारा, अधिकतम संपर्क बल। यार इनको भी चुल रहती है, थोड़ी देर भी चैन से नहीं बैठते यार ये। अधिकतम संपर्क बल, प्रभु, अरे वो चेक करते रहते हैं बाहर से, उनको पता नहीं क्या रहता है। और कुछ में तो अकल भी नहीं रहती, उनको पता नहीं रहता कि टीचर वहां लिख रहा है तो उसको हटा ले कर सर को। तुम्हें बोल रहा हूँ भैया। अधिकतम संपर्क बल एफसी जो है, इस एफसी के लिए मैं बात करना चाह रहा हूं। और अब अधिकतम संपर्क बल द्वारा इस नॉर्मल के साथ बनाए गए कोण की मैं बात करना चाह रहा हूं, जिसे लैम्डा कहते हैं। और यहां से जब हम tan लैम्डा, उस कोण को ज्ञात करने के लिए tan लैम्डा लिखते हैं, तो tan थीटा पता है क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना। और लंब क्या होता है या आधार क्या होता है, ये सुनना कि जो ये सदिश है, जो ये परिणामी है, इस परिणामी का जिस दिशा के साथ कोण बन रहा है, जिसके साथ कोण नजर आता है, वो आधार कहलाता है। और उस आधार से लंबवत जो दूसरी भुजा होती है, उसे लंब कहते हैं। नहीं, मैं थोड़ी सी इसकी पुरानी बात कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा ठीक लगे सबके। चलो ये बता देता हूं। यहां देखो कि जब कोई भी एक सदिश इस प्रकार से दिखाया जाता है ना बेटा, और अगर ये कोण थीटा दिया हुआ है ना, तो ये वाला घटक क्या कहलाता है, आधार। अपने आप ये वाली चीज लंब बन जाती है। जब अपन यही इस प्रकार से देखते हैं कि यदि सदिश ए ये दिया हुआ है, कोण ये थीटा है, तो ये वाली भुजा हमारी क्या बनेगी, आधार। अपने आप ये चीज लंब बनेगी। किसी दिए गए सदिश का
जिस अक्ष के साथ कोण दिखाई देता है या कोण दिया गया होता है वही अक्ष आधार अक्ष कहलाती है। जैसे यहां पर अब मैंने ये लैम्डा जहां से नापा, नापना चाहा, परिभाषा ने बोला नॉर्मल से नापना है, नॉर्मल से ही आधार, तो लंब बटे आधार, लंब कौन है फिलहाल यहाँ एफएल, और आधार कौन है नॉर्मल है। तो टेन लैम्डा बराबर एफएल का मान म्यू एस इंटू बटे एन से एन, तो टेन लैम्डा बराबर म्यू एस। और हमें ज्ञात क्या करना है, ठीक है यहां तक की बात। इसके लिए आप यहां दो लाइनें छोड़ देना, बाकी ये पूरा जल्दी से लिखो, दो लाइनें यहां छोड़ देना ताकि अपन वो स्टेटमेंट लिख लेंगे। और जल्दी से लिखो, डिजाइने मत जमाना, तुरंत 2 मिनट के अंदर लिख लो पूरा। अबे यार तुम वो लिखो जल्दी से, जहां दो लाइनें छोड़ी थी वहां पर। अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल व सीमांत घर्षण बल व सीमांत घर्षण बल के परिणामी, के परिणामी, और इसके ब्रैकेट में लिखना, इसके ब्रैकेट में लिखना अधिकतम संपर्क बल, अधिकतम, तो यही चीज क्या है, अधिकतम संपर्क बल है, अधिकतम संपर्क बल ब्रैकेट बंद, द्वारा, द्वारा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ, द्वारा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ बनाया गया कोण
बनाया गया कोण ही घर्षण कोण है। इसके जस्ट नीचे, इसके बाद आप एक और हेडिंग करके स्टेटमेंट लिख लें, कल समझ लेंगे। आप लिखें वो हो क्या था, विश्रांति कोण, एंगल ऑफ रिपोज, विश्रांति कोण, इंग्लिश में था वो रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, विश्रांति कोण, विश्रांति कोण, और इंग्लिश में एंगल ऑफ रिपोज। और इसके लिए लिखें किसी नत तल का किसी नत तल का अधिकतम नति कोण, किसी नत तल का अधिकतम नति कोण जब तक की वस्तु, जब तक की वस्तु ना फिसले। दूसरी इसी की एक और डेफिनेशन है, उसको लिखें, उसको स्टार लगा के या एरो लगा के उसको दूसरी डेफिनेशन को फिर से लिखें। नत तल का वह न्यूनतम कोण, नत तल का वह न्यूनतम कोण जिस पर फिसलन शुरू हो जाए, प्रारंभ हो जाए, जिस पर फिसलन प्रारंभ हो जाए, यानी वो ये बाउंड्री है। इससे पहले, इससे कम कोण के साथ जाएंगे तो फिसलन, और इसे ज्यादा कोण पर नत्तल को झुका देंगे तो फिसलना मजबूरी हो जाएगी, है ना। उसी बाउंड्री वाले कोण को ही क्या कहा जाता है, विश्रांति कोण या एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है। हम बात करेंगे अगली क्लास में। अभी मुझे ईएलपी दें और मॉड्यूल दें। ईएलपी, सबसे पहले ईएलपी 11 में आप सवाल लिखें। ईएलपी 11 में सवाल नंबर 3, 4, 5, 6, 9 और 13। इसके बाद एक्सरसाइज 1 में आप लिखें 82, 86, 95, 98, 99, ठीक है। इधर आगे और है। इसके बाद 107, 108, 111, 113, 114, ठीक है। थैंक यू। अपन ये डिस्कशन मंडे लेट हो जाएगा, नहीं कल नहीं, अपन परसों करेंगे ये डिस्कशन।
ओके, थैंक यू।